गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग हमारे न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। स्टेट बोर्ड वालों को यही सेम चैप्टर मेटलर्जी इस टाइटल में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज चेक कर लेना। नाउ आई होप सो कि अभी तक के जितने भी हमारे लेक्चर्स या चैप्टर्स जितने भी कंप्लीट हुए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे और डिफिकल्टी सेशन में आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अगर नहीं हुई होगी तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में हमें मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर में हमें 5 चीज़ें पढ़नी है। मेटल एंड नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टीज है जो आज हम लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इसलिए कि कंपाउंड बनते कैसे, मेटल एंड नॉन मेटल के जो कंपाउंड्स है वो किस तरह से बनते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करेगा। और बॉन्ड आप लोगों को है तो 3 बॉन्ड्स, लेकिन आप लोगों को सिलेबस में सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बताई गई है, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। और ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड हम लोग बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यू जस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर्स फर्स्ट एंड देन सी दीज लेक्चर्स, ठीक है। देन उसके बाद में हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज। और ये क्रोनोलॉजिकली थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैंने। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो है हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले उसी वक्त ही पढ़ेंगे। इसके बाद में है हमें पढ़ना है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, मैथ्स द पेज भी बनता है, देन शॉर्ट नोट्स बन जाती है, गिव रीजन बन जाते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस इज द वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, सो डोंट मिस इट, ओके। इसके बाद में जो हमें पढ़ना है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पार्ट है। ये सिर्फ आप अगर एक रीड भी कर लोगे तो भी आराम से हो जाएगा। इसमें बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल का कोरोजन किस वजह से होता है, कार्बोनेट्स की वजह से होता है, ऑक्साइड की वजह से होता है, या सल्फाइड्स की वजह से होता है। ये जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस वही याद रखना है और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं उसकी कुछ मेथड बताएगी जो कि इन जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो ये 5 पोर्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं दैट इज केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। आप लोग प्लीज साथ ही साथ लिखते जाना, ठीक है ना। अभी सबसे पहले ना मैं फिजिकल स्टेट से बात करती हूँ। यहाँ पे स्टेट का मीनिंग क्या होता है? महाराष्ट्र गुजरात वाली स्टेट है क्या? नहीं, यहाँ पे जो स्टेट है वो कौन सी है? हम लोग जो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, इन स्टेट्स की जो बात करते हैं, हाउ दे अपीयर इन नेचर, हमें इसके बारे में बात करनी है। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो दे आर जनरल, दे आर मोस्टली, दे आर एक्चुअली सॉलिड, ठीक है। एक्सेप्ट अगर मैं मर्क्यूरी को छोड़ दूँ तो बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो आपको सॉलिड स्टेट में ही दिखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल की बात करती हूँ देन इट इज़ सॉलिड। यू कैन फाइंड सॉलिड मेटल। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आयोडीन, सॉरी, यू कैन फाइंड सॉलिड नॉन मेटल। एग्जाम्पल मैं लूँ आयोडीन, लिक्विड। इसके बाद में गैसेस। गैसेस के तो भर भर के एग्जाम्पल है हमारे पास में। जितनी भी गैसेस है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हैलोजन, जितने भी हैलोजन गैसेस जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है? गैसेस स्टेट में ही है, ठीक है। सो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में हमें मिल जाता है। तो दीज आर द फिजिकल स्टेट, मेटल, नॉन मेटल। मेटल्स आर जनरल, दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड इन स्टेट। और ये जो हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हाउ दे अपीयर इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैशियस होते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ मीन्स क्या? अभी अगर आपको एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि रबर लिया मैंने, ठीक है। इफ़ यू टेक अ रबर एंड यू ट्राई टू टीयर इट, इट्स वेरी ईजी, राइट। इफ़ यू ट्राई टू tear a paper, it is very easy. If you try to break a glass, it is also very easy.
But if you take a piece of iron and you try to break it, it is not possible to break an iron, right? If you take a steel, if you take this pen, इसको भी आप आराम से थोड़ी तो भी ताकत लगा के से तोड़ा जा सकता है, बट वहीं पे अगर ये आयरन की जो स्टिक है, अगर इसे मैं ऐसे टर्न करना चाहो तो इतने आसानी से ये टर्न होने वाली नहीं है। सेकेंडली, इसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। यू कैन कट अ वुड easily compared to the metal. If there is a steel rod, you can't what we call it as you can't cut it into pieces very easily, right? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली जितने मेटल्स होते हैं ना, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी टफ। मीन्स अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ, हार्डनेस और सॉफ्टनेस की अगर मैं बात करूँ, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। कुछ मेटल्स अगर मैं छोड़ दूं, जैसे एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं सोडियम, पोटेशियम, है ना, देन मर्क्यूरी, इनको अगर मैं छोड़ दूं, तो इसके अलावा जितने भी मेटल्स आपको देखने मिलेंगे दे आर मोस्टली हार्ड। जैसे एग्जांपल आयरन है, हमारा जिंक है, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे हार्ड ही होते हैं। और वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली सॉफ्टनेस, बट कंपैरेटिवली जो हार्डनेस होती है, नॉट एग्जैक्टली सॉफ्टनेस। जैसे अगर मैं गैस की बात करूँ, ऑक्सीजन हार्ड है क्या? पहली चीज़ तो वो गैस है, यू कैन ब्रेक इट। तो और दूसरी बात, अगर मैं आयोडीन की बात करूँ, आयोडीन अच्छा खासा होता है। कार्बन, आपके पास जो लीड पेंसिल है, आपके जो पेंसिल में जो लीड है, आप उसे इजीली ब्रेक कर सकते हो, इजीली शार्प कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये। तो जो उनकी हार्डनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है नॉन मेटल के केस में। एग्जाम्पल बस अगर मैं तो सॉफ्टनेस अगर मैं बोलूँ, नॉट एग्जैक्टली सॉफ्टनेस, कंपैरेटिवली हार्डनेस कम होती है नॉन मेटल के केस में। बट मैं एक्सेप्ट अगर मैं लूँ एक्सेप्शन, डायमंड, मैम डायमंड नॉन मेटल है। डायमंड इज अ कार्बन, इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट्स इट। ठीक है, अभी एलोट्रॉप्स वगैरह क्या होते हैं ये हमें कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ना है। नाउ नॉन मेटल्स, they are not as hard as metals, they are comparatively less hard, or you can say they are soft as compared to the metals. ठीक है, except diamond is a non metal, it is made up of carbon and diamond is very hard. ठीक है, so ये फ़र्क होता है मेटल और नॉन मेटल के केस में when it comes to strength. So if I ask which is more strength, which has more strength, metal has high strength compared to the non metals. ठीक है, they are generally hard in nature and they are comparatively less hard, or you can say soft. ठीक है, softness is not a perfect word, but I have just used it just to explain you. Clear? अभी next property देखते हैं हम लोग। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस आप लोगों को क्लियर हो गई हो, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। अभी जस्ट बिकॉज दे आर सो हार्ड, सिंपल सी चीज़ है ना, अगर आप एक यू आर टेकिंग अ थिन शीट ऑफ वुड एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रेक इट, यू कैन ब्रेक इट वेरी इजीली. Comparatively, if you take a hard sheet of wood, a very thick sheet of wood, you will take ample of time to break it, and you can't break it so easily compared to the previous one. So basically अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे we have just now seen कि metals जो होते हैं ये क्या होते हैं, generally hard होते हैं. Comparatively non metals कैसे होते हैं, they are less hard or they are soft. ठीक है, except diamond. ठीक है, तो जो चीज़ hard है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, ऑब्वियसली इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ. दूसरा रीज़न एक तो ये हो गया कि वो हार्ड होते हैं इसलिए उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पहला रीज़न ये है. दूसरा क्या है, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, दे आर गैशियस इन स्टेट, दे आर लिक्विड, एवरीथिंग मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड. एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे फेविक्विक है, फेविक्विक को आपने हाथ में लगाया और अपने फिंगर्स को स्टिक किया, और दूसरे फिंगर पे सपोज आपने फेविकॉल या स्टिक लगाया, फेविस्टिक बोला मैंने, तो अगर उससे स्टिक किया
तो फेविक्विक को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी कंपैरेटिवली फेविस्टिक और फेविकॉल। क्यों ऐसा? क्योंकि जो उसका एडिसिव पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है फेविक्विक की, वो फेविस्टिक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है। वो 5 रुपये वाला फेविक्विक, वो वाला चुटकी में चिटकाए झटपट वाला, ठीक है। तो फेविस्टिक दूसरा है, फेविक्विक दूसरा, ठीक है। तो अभी जब आप उसको स्टिक करते हो आपको रिमूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। कभी कभार तो टैप के नीचे जाके अपने फिंगर्स को ऐसे फुल स्पीड में पानी उसके देना पड़ता है, तब जाके वो रिमूव होता है, और उसके बाद भी आपकी स्किन जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। ये आपने नोट किया होगा, और सब ने ये मोस्टली बहुत सारे किड्स ने एक्सपेरिमेंट किया है, राइट मुक्ता? सो अभी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ जब बहुत ज़्यादा हो, फेविस्टिक की कैसा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, मतलब क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे आपको दूर करने में आपको बहुत मेहनत लग रही है। वहीं पे अगर मैं फेविस्टिक की बात करूँ तो उसके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, इस वजह से उसे रिमूव करना थोड़ा ईजी होता है। दैट इज़ द डिफरेंस। सेम फंडा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स है, जो उसके एलिमेंट्स के जो एटम है, वो कैसे होंगे, पास हो गए। मॉलिक्यूल विल बी क्लोज, दे विल बी क्लोज टू ईच अदर, राइट। और अगर वो क्लोज है, सो यू रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ, यू रिक्वायर मोर फोर्स टू रिमूव देम। ठीक है, तो बेसिकली आपको स्ट्रेंथ कैसी लगेगी, ज़्यादा लगती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके वजह से एकदम क्लोज है, इसी के वजह से क्या होता है, इनका जो स्ट्रेंथ है वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहता है। तो मेटल के केस में स्ट्रेंथ कैसा होता है, हायर, मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में गैसेज है, गैसेज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड, उसमें भी मॉलिक्यूल इतने क्लोज नहीं होते हैं, और जो सॉलिड है उसमें भी इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इतना ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि देखो, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है या नहीं ये डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पे। मेटल की डेंसिटी अलग होती है, नॉन मेटल की अलग होती है। तो अभी इस वजह से क्या होता है, दे आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। वो क्लोजली पैक्ड ही नहीं है तो उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो कंपैरेटिवली मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल की स्ट्रेंथ कम होती है, और वहीं पे मेटल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी इसी के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, डेंसिटी के बारे में। मेटल की अगर मैं बात करूँ तो मेटल की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और नॉन मेटल की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। आई होप सो कि डेंसिटी के बारे में तो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होती है। इसके बाद में अगर मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पहले ये समझते हैं, ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग प्लीज़ ये नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, दिस इज व्हाट मेल्टिंग। और सेम चीज जब लिक्विड चेंजेस टू गैस, देन इट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो अभी अगर मॉलिक्यूल्स एकदम पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उन्हें सेपरेट, मॉलिक्यूल्स इतने पास थे सॉलिड स्टेट में, सपोज ये सॉलिड स्टेट है, ठीक है, और इसे हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब इसे हम दूर कर रहे हैं, और गैसेस में कर रहे हैं मतलब हम उसे इतना दूर सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर? सेम मॉलिक्यूल्स को, राइट। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी तो इसे
सेम हमारा फेविस्टिक और फेविक्विक वाला एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो ज़्यादा मेहनत हम दे रहे हैं, दैट इज़, ये जो हम ज़्यादा मेहनत बोल रहे हैं, फेविस्टिक को निकालने के लिए, उस फिंगर को निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पे जब हम पार्टिकल्स को, जब हम एलिमेंट्स को एक दूसरे से, ये मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को जब हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सो वी नीड मोर एनर्जी टू सेपरेट। ठीक है, एनर्जी जो लगती है हमें, नीड एनर्जी टू सेपरेट देम। अगर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सो वी विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू सेपरेट देम। और एनर्जी दे रहे हैं, अभी अगर सपोज कि थोड़े से धक्के में कोई चीज़ गिर रही है तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, लेकिन बहुत अगर एक बड़ा सा स्टोन है, उसे हटाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और वहीं पे पतला सा स्टोन होगा तो उसको आप एक लात मार के हटा सकते हो। तो इसका मतलब कि आपको आपकी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो सिमिलरली क्या होता है, आपको यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या हो गया, हीट एनर्जी। मेटल एंड नॉन मेटल के कंटेक्स्ट में जब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम हीट एनर्जी की बात करें, तो किस टेम्परेचर पे जाके उसके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होंगे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कौन से टेम्परेचर पे जाके उसके मॉलिक्यूल्स इतने सेपरेट हो जाएंगे कि वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट टेम्परेचर, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विल कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर रेज होगा। आपने हीट ज़्यादा दी तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, गर्मी बढ़ती है तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, द टेम्परेचर at which the thing happened। टेम्परेचर at which the thing happened means अगर वो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो गया। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो वाला टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो गया। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर at which the solid is liquid converted into liquid is called its melting point। पॉइंट मीन्स दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मेटल्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है इसलिए टेम्परेचर भी हाई होता है। एंड देयरफॉर वी कंक्लूड दिस कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेटल के केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर वेरी हाई, दे आर वेरी हाई। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो दे आर कंपेरेटिवली लेस, दे हैव अ लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? तो हमने अभी तक फिजिकल स्टेट देखी कि मेटल्स आर दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। नॉन मेटल की बात करूँ तो दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मेटल हैव हाई स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली, नॉन मेटल they have less strength। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात करूँ तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, एक्सेप्ट हमने देखा था कि सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी ये सब हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। और वहीं पे अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एंड कंपेरेटिवली नॉन मेटल्स जो है उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेटिवली लेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आप लोग प्लीज़ नोट करते जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कलर। अगर मैं कलर की बात करूँ तो मेटल के केस में मोस्टली आपको ना ग्रे या सिल्वर यही शेड देखने के लिए मिलते हैं, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूँ कॉपर।
कॉपर ही है जिसका कलर डिफरेंट है, गोल्ड है जिसका कलर डिफरेंट है। बाकी देखो ना, आप मैग्नीशियम की बात करो, जिंक की बात करो, आयरन की भी आप बात कर सकते हो। कुछ कुछ मेटल्स है, देयर आर फ्यू मेटल्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कॉपर है, गोल्ड है, इन सब चीज़ों के जब आप मतलब नॉट पर्टिकुलरली ग्रे एंड सिल्वर, इसी शेड में आपको मिल जाएंगे। मोस्टली मेटल आपको इन्हीं शेड्स में मिल जाएंगे, ठीक है। बस कॉपर एंड गोल्ड है जो आपको एकदम एक्सेप्शनल डिफरेंट कलर देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो दे हैव वेराइटी ऑफ कलर्स एंड दे कैन बी लाइक कलरलेस टू, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की। जनरली मेटल्स के याद रखना, मेटल्स हैव अ डल कलर। कौन से? जनरली या तो सिल्वर शेड में होंगे या फिर ग्रे शेड में होंगे। दे हैव डल कलर, कलर भी रहे तो एकदम डल से होता है। लेकिन वहीं पे नॉन मेटल के केस में यू कैन सी वेराइटी ऑफ कलर्स ऑल्सो एंड यू कैन सी कलरलेस ऑल्सो, ठीक है। अभी इसके बाद में हम बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? साउंड। इफ आई टैप इट, इट क्रिएट्स अ साउंड, राइट। अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो येस दे क्रिएट अ साउंड, और वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो दे डू नॉट क्रिएट अ साउंड। जैसे एग्जांपल, आप कितनी भी आवाज़ दो, एयर में ऑक्सीजन है, वो आपको रिटर्न बैक आपकी आवाज़ नहीं करेगा। मैम इको में तो ऐसा होता है, वो किसी चीज़ से आवाज़ टकराती है, वेव वापस आती है, देन यू हियर योर ओन साउंड, वो अलग फेनोमेना है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप कोई पॉट लिया आपने, आपके हाथ में अगर ग्लास होगा, उसको आपने टैप किया तो उससे एक साउंड क्रिएट होता है। वैसा साउंड नॉन मेटल्स हमें शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी है मेलेबल। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी हम देख लेते हैं। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी मतलब आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ को आप उसे शीट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी और वायर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। तो मेटल्स जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है मेटल शो करता है, नॉन मेटल्स ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में ऑब्वियसली ड्यू टू द स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एस्पेक्ट ये प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात लस्ट्रस की, अभी आप लोग ने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। लस्ट्रस, दे आर जनरली व्हाट? लस्ट्रस मीन्स दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस किसके होता है? अगर आपने मेटल की बात करो तो आपको मोस्टली सब शाइनी अपीयरेंस दिखेगा, और नॉन मेटल की बात करोगे तो आपको शाइनी अपीयरेंस नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट मुक्ता, इज इट विजिबल? Then please tell me na. I'm just writing and you're not telling me. Just a second. Now? ठीक है। सॉरी, हमारी मुक्ता, आप लोग मुक्ता को तो जानते हो ना, ये गड़बड़ कर रही है आज, सो रही है बेचारी लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त। ओके, कम बैक। अगर मैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी की बात करूँ तो लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? लस्ट्रस मटेरियल मतलब क्या होता है? दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस ऑन इट। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, और वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो डू नॉट हैव द शाइनी अपीयरेंस, एक्सेप्ट कौन? आयोडीन। अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि वो अच्छा खासा शाइन करता है, और वहीं पे अगर मैं बाकी नॉन मेटल्स की बात करूँ तो वो शाइन नहीं करते, ठीक है। सो आई होप सो कि यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अभी इसके बाद एक लास्ट दो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। अब दो प्रॉपर्टीज देखने से पहले हमें थोड़ा सा मेटल और नॉन मेटल का एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखो, अभी मेटल के लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ सोडियम, ठीक है, एंड वही हमारा बेसिक वाला, और इसके लिए ले लेती हूँ क्लोरीन। इसकी वैलेंसी होती है
कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया 287, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? नाउ मीन्स दे आर हैविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। And do they have a free electron? No, they do not have a free electron. मैम फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स ये होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। आप किसी को कोई चीज़ कब दोगे? जब आपको उसकी ज़रूरत है या आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा रखी है। ऑब्वियसली अगर आपके वो यूज़ में नहीं है तो ही आप वो चीज़ किसी और को देते हो, राइट। लेकिन वहीं पर अगर वो आपकी नीड है, जस्ट लाइक अभी आप जो मोबाइल यूज़ करो वो आपकी नीड है एंड यू नीड इट टू स्टडी, और अगर सपोज वो आपको कोई बोले कि मुझे चाहिए, आप दोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं दोगे, आप कितने भी रिच हो। बट इफ़ यू नीड समथिंग यू विल नॉट गिव इट इफ़ इट इज़ योर रिक्वायरमेंट, बट इफ़ यू डोंट नीड इट यू विल गिव इट इफ़ यू आर काइंड ऑफ दानी। देन यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने वैलेंसी के टाइम पे देखा था कि एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 तरीके, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो फिर किसी के 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन देने में लगती है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने में लगती है। प्लीज़ मुक्ता सो मच, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पूरा गायब हो जाएगा एंड इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है मेटल, ये अपना इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करता है। वहीं पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो इसके पास 2 तरीके, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर किसी का 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अभी अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन देता है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी उसे वेस्ट करनी पड़ेगी। वहीं पे इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि 1 इलेक्ट्रॉन में अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अगर ये किसी का 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बन जाएगा 8, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट? इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट। और वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो दे हैव अ टेंडेंसी टू, सॉरी आई हैव रिटन, metals have a tendency to donate electrons and non-metals have a tendency to accept the electrons, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है समझ में आया? बिकॉज दे हैव द एम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है इसे ही हम कहते हैं, आई एम राइटिंग इट हियर बिकॉज वो साइड शाइन हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देना, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। और ये जो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव and non-metals are generally electronegative. Why electropositive? Because they have a tendency to give electrons and non-metals have a tendency to accept the electron. They are the electron lovers. They accept the electrons and they give the electrons. This is the difference. ठीक है। अब मैम इसका आयन फॉर्मेशन के साथ क्या कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि आयन मीन्स क्या होता है, कोई एलिमेंट है वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और बनाएगा पॉजिटिव आयन, या तो फिर वो किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा नेगेटिव आयन, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं मेटल्स की बात करूं, अगर मैं मेटल की बात करूं, एज दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन, they have a tendency to give the electrons, they will form positive ion, and non metals की अगर मैं बात करूँ तो they have a tendency to accept the electron, therefore they will form negative ions। क्लियर हो गया? ठीक है।
मुक्ता प्लीज फोकस ओवर हियर, इज इट विजिबल? ठीक है. Metals have a tendency to give the electrons, that therefore they will form the positive ion, and non-metals have a tendency to accept the electron, therefore they will form negative ions. This is all about the formation of ions. अभी हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज और बची है, दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आई होप सो इतना पूरा क्लियर हो गया होगा. नहीं हुआ होगा तो आप लोग तुरंत मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, मीन्स लेक्चर के बाद ऑब्वियसली. ना कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन मीन्स क्या? इट अलाउज द पासेज ऑफ, ठीक है, कंडक्ट करने में मदद करता है. कंडक्ट करने में मदद करता मीन्स इट अलाउ इट्स पासेज फ्रॉम. अब देखो, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा. एलिमेंट, सपोज ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर का छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे एटम इस तरह से है, ठीक है. अभी इसके जो सपोज ये आउटर मोस्ट शेल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, अब ये इतने क्लोजली पैक्ड है. आप लोगों के घर में होता है ना, यहाँ पे एक घर है, उसके बाजू में एक दूसरा घर है, उसकी छत एकदम पास में, तो आप आराम से यहाँ जंप कर लेते हैं. अगर यहाँ पे और एक घर रहा जहाँ पे उसकी छत जो ओपन स्पेस होती है जनरली पैक्ड नहीं होती है, क्वार्टर्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ से यहाँ, मतलब आपका घर तो ये है, लेकिन आप आराम से पड़ोस के पड़ोस में आराम से, मतलब नीचे मत गिरना प्लीज़, आप पड़ोस के पड़ोस में चले जाते हो अगर आपकी छत ऐसी है कि आप इजीली जा सको, राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके ही जैसे हैं. अब वो इतने क्लोजली पैक्ड है तो वो कभी यहाँ जंप करेगा, कभी यहाँ जंप, मतलब दे आर फ्रीली रोटेटिंग हियर एंड देयर, वो रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है. अभी मीन्स टोटली कैसा होता है, दे आर रैंडमली वो घूमते रहेंगे. जब आप उसको हीट करते हो, आपने सपोज अब इसे एक एंड पे हीट किया, अब ये बेचारे, ये जो हीट एनर्जी है, सपोज मैं आपको अगर तवे पे बैठा दूँ, नॉर्मल तवा है, एक पैन है, उसके ऊपर मैंने आपको बैठा दिया, कुछ नहीं लगेगा. लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मैंने यहाँ पे अगर फ्लेम लगा दी और फिर आपको बैठाया, देन यू विल स्टार्ट डांसिंग ऑन इट ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इतना अच्छा वाला फील आएगा, आप शांत नहीं रह पाओगे. तो सिमिलरली क्या होता है कि जब आप हीट देते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेचारे डांस स्टार्ट कर देते हैं. मीन्स आपको अगर गर्म तवे पे बैठा है तो आप शांत नहीं बैठोगे. उसी तरह से जब इनको हीट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चार्ज अप हो जाते हैं और इनका भी डांसिंग चालू हो जाती है. डांसिंग चालू होती है तो क्या होता है, ये जो एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे से, ये एटम है, टकराना चालू करते हैं. ये एटम डांस चालू करेगा तो ये बाजू वाले से टकराएगा. इसके वजह से एक एटम अगर दूसरे से टकराएगा, ये इस पे टकरा रहा है, तो इसकी हीट एनर्जी जो है ये इस पे ट्रांसफ़र होगी. अब फिर इसकी हीट एनर्जी इस पे गई, लेकिन नीचे से और सप्लाई हो रही है, ठीक है. नीचे से हीट एनर्जी एक एटम को मिली, वो एटम अपनी हीट एनर्जी दूसरे एटम को देगा, और फिर ये इसका भी टकराना शुरू हो जाएगा किसी और से, और ये अपनी हीट एनर्जी किसी और को देगा, और इसे इंटर्न यहाँ से मिलते जा रही है कॉन्स्टेंटली. ये अपनी हीट एनर्जी किसी और को देगा, ये अपनी हीट एनर्जी किसी और को देगा. ऐसे करते 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 यहाँ से जो हीट चालू हुई थी, द हीट विच बिगेन फ्रॉम हियर, नाउ इट हैज पास्ड, इट केम हियर. सो ये जो पासेज ऑफ हीट है, दिस इज नथिंग बट कंडक्शन. क्लियर? एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटल के केस में, इसीलिए मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू पास द हीट थ्रू इट, एंड दिस इज नथिंग बट what happened? This is nothing but conduction of heat. अभी नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने पास नहीं होते हैं. तो जब आप हीट करते हो तो एक मॉलिक्यूल या एक एटम की हीट दूसरे में नहीं जा पाती है, तो देयरफॉर दे आर नॉट सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, हीट का कंसेप्ट क्लियर हुआ. अभी इसके बाद में आई थिंक सो ये टॉपिक आप लोगों को फिजिक्स में भी है, कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है,
पहली चीज़ तो ये समझो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट करंट, ठीक है। इसका मतलब करंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब आपके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ही आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल है उस सब्सटेंस से। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी देखा कि एटम्स जो है मेटल के जो एटम्स है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए जब हम उन्हें बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो दे कैन ईजिली मूव, और ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है इसे ही हम करंट कहते हैं। नॉन मेटल के पास में एज दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अभी बताया था, तो उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन का पासेज बहुत है ही नहीं, देयरफॉर दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैम फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, अपोजिट रहता है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे आएगा, क्लियर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड एटम्स मेटल के केस में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे मूव थ्रू द कंडक्टर, देयरफॉर दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। अब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो नहीं करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा, सो देयरफॉर दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर मैं सपोज मैं अगर एग्जांपल लूँ, कार्बन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन जो आपके पास में लीड पेंसिल्स है, जो आपके पेंसिल की जो लीड है, इट इज़ एक्चुअली वो ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखना ही है। डायमंड हमने एक देख लिया था, दूसरा है हमारा ये ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैम कैसे कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों ऐसा, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जिस तरह से ग्रेफाइट में एटम्स अरेंज्ड है उस वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसका मतलब क्या है, द मैटर इज़ नॉट मेटल और नॉन मेटल, मैटर इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are available for the flow so that current can pass. So therefore non metal के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी except carbon in the form of graphite. Means metals are good conductor of electricity, non metals are bad conductor of electricity, except what, except carbon in the form of graphite. मैम ग्रेफाइट क्या है, जो आपके पास में पेंसिल है उसमें जो ब्लैक कलर की लीड आपको दिख रही है दैट इज़ नथिंग बट ग्रेफाइट, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा तो और कोई प्रॉपर्टी आई डोंट थिंक सो क्योंकि बची है। लेट मी गेस, फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोनूरस, कलर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आयन फॉर्मेशन, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, ये सब हम देख चुके हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था कि एक बार एक्सेप्शन भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अगर मैं लस्टर की बात करूँ, मेटल आर लस्ट्रस मैटर, और वहीं पे नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट आयोडीन। नोट करना, ये सब पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद में हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात करूँ तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट मैंने बताया था सोडियम है, फिर इसके बाद में पोटाशियम है, लिथियम है, ये सब सॉफ्ट मेटल है। एंड इवन जो हमारा मर्क्यूरी है इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। इसके बाद में अगर मैं कार्बन की बात करूँ कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट मैंने कार्बन की बात की थी इन द फॉर्म ऑफ डायमंड।
डायमंड के फॉर्म में कार्बन सबसे ज़्यादा टफ एंड हार्ड है। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूँ तो मैंने अभी बताया था कि मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। इसके बाद और नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस तीनों देखने मिलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेटल्स, मैंने ये बताया था कि मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं सोडियम वगैरह की बात करूँ, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, गैलियम है, सेसियम है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है ना ये कम है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट याद रखना कौन से है, सोडियम, पोटाशियम, गैलियम एंड नेक्स्ट इज सीसियम। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होते हैं। ठीक है, दे आर द एक्सेप्शंस। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको ये बताया कि नॉन मेटल के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड एज देखो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हार्डनेस पे और स्ट्रेंथ पे। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, इसीलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, वेरी हाई रहेगा। एग्जाम्पल में अगर लो, आप स्टोन ले लो, स्टोन को आप मेल्ट करने के लिए आपको बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। ठीक है मैम, स्टोन नॉन मेटल है कि नहीं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। नाउ अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट है डेंसिटी की। डेंसिटी हमने देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, नॉन मेटल्स की कम होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए, जो हमारे सॉफ्ट मेटल्स है, लिथियम, पोटाशियम एंड सोडियम, इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। और वहीं पे जैसे कि नॉन मेटल्स की कैसे डेंसिटी कम होती है, बस इनकी भी वैसी ही होती है। फिर इसके बाद में ओके, इतना ही है एक्सेप्शंस, आप लोग याद रखना। कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसके एक्सेप्शंस याद रखने ही पड़ते हैं, ये ध्यान में रखो। एग्जाम में जब आप प्रॉपर्टीज़ भी लिखते हो तो उसके एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इवन इफ़ यू आर राइटिंग डिफरेंस बिटवीन, यू हैव टू राइट द एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन पे एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो हाँ हो गया बस। ठीक है, यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पूरी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी, और हम लोग कंपैरेटिवली ही पढ़ेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।